हमने विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना और ये देश महाराष्ट्र अगर पिछड़ गया तो हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है। आप लिख करके रखो। एक जमाना था महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा करता था और महाराष्ट्र और मुंबई के भरोसे पूरे हिंदुस्तान की गाड़ी चलती थी। आज वही लुढ़क गया है। अगर मुझे हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाना है तो महाराष्ट्र और मुंबई के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। नरेंद्र मोदी के पास पूरे देश की कमान है, लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा वक्त गुजर रहा है महाराष्ट्र में। मैं वादा करके जाता हूं भाई, यहां के आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव लाऊंगा, यहां के किसानों की जिंदगी में बदलाव लाऊंगा, यहां के नौजवान को रोजगार मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं वादा करने आया हूं आपसे। लेकिन लगातार मोदी की महाराष्ट्र में मौजूदगी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को जरा भी नहीं भा रही। पंतप्रधान महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करताय, पंतप्रधान कार्यालय आमचं बंद, 10-15 दिवस बंद का? हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या प्रचारामध्ये पंतप्रधान गुंतलेले आहेत। ये वही राज ठाकरे हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की तारीफों के पुल बांधते दिखे थे, लेकिन राज की जुबान अब सबसे ज्यादा मोदी के खिलाफ ही आग उगल रही है। कांग्रेस नेताओं को भी इसी बात की टीस है कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा क्यों बने हुए हैं। उधर पाकिस्तान सरहद पर गोले फेंक रहा है, गोलियां चला रहा है, हमारे सिविलियंस की हत्या कर रहा है, जवानों की हत्या कर रहा है, और नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बनकर के प्रचार करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र की किस्मत का फैसला 15 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प दिख रहे हैं। तस्वीर यहां पूरी तरह बदल चुकी है। इस विधानसभा चुनाव में कोई किसी के साथ नहीं है। बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना रिश्ता टूट चुका है। कांग्रेस एनसीपी के रास्ते भी अलग हो चुके हैं। विधानसभा तक पहुंचने की अग्नि परीक्षा से सबको अकेले ही गुजरना है। सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं बीजेपी पर, जिसकी तरफ से महाराष्ट्र में फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं खुद मोदी। सबसे मेरी प्रार्थना है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को महाराष्ट्र की लड़ाई जीतने के लिए मोदी की इतनी मदद क्यों लेनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में जब शिवसेना से गठबंधन टूटा, उसके बाद उनके लिए भी वो चुनाव उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कांग्रेस और एनसीपी के लिए, क्योंकि सवाल सिर्फ ज़्यादा सीटों का नहीं है, सवाल संपूर्ण बहुमत का है। और महाराष्ट्र जैसा संयुक्त महाराष्ट्र है, अलग अलग भागों को जोड़ के एक महाराष्ट्र बना गया है, तो इसलिए पूरा महाराष्ट्र अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बंट चुका है। ऐसे में आपको एक संपूर्ण मेजॉरिटी लाना मुश्किल हो रहा है। मोदी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में इसलिए भी मजबूरी बनते दिख रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास यहां फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कुछ महीने पहले गोपीनाथ मुंडे का हादसे में निधन हो चुका है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकते थे, लेकिन वो भी फिलहाल केंद्र में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी ने बीजेपी के लिए दिन रात प्रचार किया था। उनके मैजिक की वजह से ही बीजेपी बहुमत हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी की मजबूरी को महसूस करते हुए महाराष्ट्र में प्रचार का जिम्मा मोदी ने उठा तो लिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा में भी मोदी का मैजिक चल गया और बात सीएम पद की जिम्मेदारी देने की हुई, तब बीजेपी के पास कौन सा विकल्प है। हो सकता है कि मोदी जिस प्रयोग के लिए जाने जाते हैं वो एक नया प्रयोग करके देखे कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री 5 साल तक महाराष्ट्र पे टिकाए रखे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का नाम है, वो सबसे फ्रंट रनर है, और पहले भी नारे भी लगते रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। ये नारा कहीं ना कहीं सार्थक होने के ज्यादा चान्सेस है। मोदीजींनी असं सांगितलेलं नाही। मोदीजींनी हे सांगितलं आहे की मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा जो प्रयत्न भाजप करेल वगैरे हे जे सांगण्यात येत आहे हे पूर्णपणे चुकीचं आहे। मुंबईला कोणीही महाराष्ट्रापासून टू शकत नाही, ते अखंडच राहील। आणि छोट्या राज्यांची आमची भूमिका मोदीजींनाही माहिती आहे, त्यांनी वेळोवेळी ती मांडलेली आहे। ती उचित वेळी भूमिका सगळ्यांसमोर येईल। चुनाव में बहुमत किस पार्टी को मिलेगा ये तो 19 अक्टूबर को तय हो जाएगा।
लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार विरोधी पार्टियों के लिए सिरदर्द जरूर बन गया है।